हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़। हम इस पे आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिया हुआ है, लाइक सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये मैंशनड है, और यूपी टेट के एग्जाम्स में भी ये मैंशन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल पब्लिकेशन ईयर ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ स्टडीज़। तो जो ओरिजिनल पब्लिकेशन ईयर जो इसका है ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे लिखा गया है वो है 1625। तो डी इज द करेक्ट आंसर है ना। 1625 के अंदर इसका फाइनल वर्जन आया था, है ना। और ये जो ये फाइनल वर्जन है यही मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन भी है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा है कि भाई मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन कौन सी ईयर में आया था तो 1625 ही होगा। ये फाइनल वर्जन भी है और ये मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट आर 3 प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडीज़। बेकन ने क्या कहा था कि 3 प्राइमरी पर्पस क्या होते हैं स्टडीज़ के। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप याद मग कर ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट इज डिलाइट, सेकंड इज ऑर्नामेंट, थर्ड इज एबिलिटी। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो डिलाइट तो क्या होता है, डिलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो डिलाइट के लिए। ऑर्नामेंट होता है मैं अगर शो ऑफ के लिए पढ़ रहा हूँ तो वो ऑर्नामेंट के लिए आ जाएगा, यानी किसी को दिखा के पढ़ना, ठीक है। एबिलिटी होता है जो इंसान स्टडी को अपनी उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी अपनी लाइफ में उतारता है, उसे कहते हैं एबिलिटी। तो 3 चीज़ों के लिए स्टडीज़ का प्राइमरी पर्पज बेकन ने बताया था, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ऑर्नामेंट स्पेसिफिकली रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज़। तो ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है इस ऐसे के अंदर, ठीक है। तो ऑर्नामेंट का हो जाएगा प्रोफिशिएंसी इन डिस्कोर्स एंड सोशल बिहेवियर। लाइक वही जो मैंने बताया था कि मतलब कोई स्टडी इसलिए कर रहा है ताकि वो जो उसकी नॉलेज है उसको दिखा सके, लाइक उसे सोशल बिहेवियर के अंदर दिखा सके, या फिर जो डिस्कोर्स होते हैं, डिस्कोर्स मतलब डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स में उसे दिखा सके, तो काइंड ऑफ अ शो ऑफ। तो इट रेफर्स टू यूजिंग वंस नॉलेज टू एनहेंस कन्वर्सेशन एंड सोशल स्टैंडिंग, ठीक है। तो बी। तो आप लोगों को अभी एक डाउट आ रहा होगा कि ऑर्नामेंट में भी ये होता है, एबिलिटी ये नहीं होता। एबिलिटी में लाइक एबिलिटी किसी को डिबेट करने के लिए नहीं होगी, एबिलिटी का यूज़ होगा जैसे कि कोई बिजनेस में यूज़ कर रहा है एजुकेशन का, कोई अपने आप के जो थॉट्स होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, अपने बिहेवियर को अच्छा करने के लिए जो स्टडी का यूज़ होता है वो आता है एबिलिटी। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं तो वो भी एबिलिटी में आएगा, ठीक है। और वहीं जो ऑर्नामेंट होता है वो डिबेट्स करने में इनमें आ जाएगा। और डिलाइट मतलब जो से मैं बुक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फ्री टाइम में मुझे कुछ पढ़ना है तो वो डिलाइट। ऑर्नामेंट डिबेट्स एंड एबिलिटी मतलब कोई बिजनेस में यूज़ कर रहा है या फिर कोई जो भी उसने पढ़ा वो अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन कर रहा है उसका, तो वो होता है एबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टडी डिराइव्ड एबिलिटी रिप्रेजेंट। एबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करता, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करता, एग्जीक्यूशन एंड जजमेंट इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। हाँ, एग्जैक्टली यही करता है, लाइक जो भी पढ़ा उसे एग्जीक्यूट करे अपनी रियल लाइफ में और उन्हें प्रैक्टिकल अफेयर्स में यूज़ करे, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू क्राफ्टी मैन व्यू स्टडीज। क्राफ्टी मैन होते हैं वो स्टडीज़ को किस तरीके से देखते हैं। ए दे वैल्यू दैम हाईली, दे डिस्पाइज अंडर वैल्यू दैम, सी दे फियर दैम एंड डी दे वर्शिप दैम। जो ये क्राफ्टी मैन होते हैं ये कंडेम करते हैं, ये डिस्पाइज करते हैं। तो आप याद रखना जो क्राफ्टी पर्सन होते हैं वो कंडेम करते हैं। तो सी फॉर क्राफ्टी एंड सी फॉर कंडेम। तो जो क्राफ्टी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं ना। और इसका जो एग्जैक्ट जो फ्रेज है वो है क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सिंपल मैन टुवर्ड स्टडी। सिंपल मैन क्या करते हैं, दे क्रिटिसाइज दैम नहीं, दे यूज दैम नहीं, सी दे एडमायर दैम। हाँ, जो सिंपल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर। तो सी ये याद रखना आप ऐसा कि मतलब जो नहीं, ऐसे याद रखना, लाइक सिंपल मैन क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। वहीं जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी तो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। तो सी और यहाँ पे एस, जो एस होगा उसके साथ में क्या होगा, एडमायर। तो मतलब सिंपल मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वाइस मैन इंटरेक्ट विद स्टडीज। अब वाइस मैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू यू वैसे भी अल्फा ऑर्डर में पास पास में आते हैं तो आप ऐसा कुछ याद रख लेना कि वाइस मैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बेकन वेयर डज द ट्रू यूज ऑफ स्टडीज कम फ्रॉम। टीचर, ए, बी एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड ऑफ स्टडीज। हाँ एग्जैक्टली, बेकन यही कहते हैं कि लाइक हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते ही हैं लेकिन जो रियल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है। जैसे कि लाइक कोई पेड़ है तो गार्डनर क्या करता है, गार्डनर उस पेड़ को मतलब उसकी पेड़ की डाली को काटता है विद टाइम, ठीक है। तो वही काम जो जैसे जो पेड़ है कि जो डालियाँ नेचुरल वे में बढ़ रही है वो तो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जो गार्डनर उसे जो काटता है उसकी डालियाँ वो होता है एक्सपीरियंस। जो ये हमारा जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी और जो एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ से हमें मिलता है वो उस थ्योरेटिकल जो हमारा ज्ञान होता है उसे रीशेप करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, एक्सपीरियंस गेन आउटसाइड ऑफ स्टडीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आइडेंटिफाइड फॉल्ट ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज। तो बेकन ने कहा कि अगर कोई ज़्यादा ही टू मच टाइम स्टडीज़ में स्पेंड कर रहा है तो वो एक स्लोथ है, ठीक है, यानी लेजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डज अफेक्टेशन अराइज रिगार्डिंग स्टडीज। अफेक्टेशन कब अराइज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन वन स्पीक्स टू मच,
बी वैन स्टडीज़ आर यूज टू मच फॉर ऑर्नामेंट। हाँ, तो अफेक्टेशन जब अराइज होती है जब कोई आदमी स्टडीज़ को ऑर्नामेंटेशन के लिए टू मच यूज़ करता है तो अफेक्टेशन होती है। जैसे ये बेकन का ओरिजिनल जो लाइन है, टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। तो अफेक्टेशन कब आती है? जब कोई ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करे तो अफेक्टेशन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू बेकन फ्रॉम वेयर डज जजमेंट ओरिजिनेट? जजमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ए बुक्स, बी एक्सपीरियंस, सी रॉयल एडवाइस, डी नेचुरल लॉस। तो इसमें बी हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो ओरिजिनल लाइन है वो यही है, वाइल बुक्स परफेक्ट नेचर जजमेंट कम्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या होता है, बेकन ने यहाँ पे क्या कहा है, जो बुक्स क्या करती है, नेचर को परफेक्ट करती है, वहीं जो जजमेंट आता है, जजमेंट कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज बेकन सजेस्ट वन शुड अप्रोच रीडिंग बुक्स? अकॉर्डिंग टू बेकन हमें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए? ए मेमोराइज एवरी वर्ड, बी टू वे एंड कंसिडर। तो बेकन ने यही कहा ऑप्शन नंबर बी कि टू वे एंड कंसिडर। लाइक हर बुक पढ़ने की, लाइक हमें बुक के अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ना होगा। कुछ बुक्स एकदम हमें पूरा रटना पड़ेगा, कुछ बुक्स हमें सिर्फ टेस्ट करनी है, कुछ बुक्स हमें चूड करनी है, कुछ बुक्स हमें स्वैलोड करनी है, और कुछ बुक्स हमें डाइजेस्ट करनी है। तो मतलब बेकर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू द नॉलेज द बुक इज गिविंग, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज बेकन क्लासिफिकेशन फॉर हाउ डिफरेंट बुक शुड बी रेड? तो जैसा कि मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू बेकन कुछ बुक को हमें टेस्ट करना चाहिए, कुछ को स्वैलो करना चाहिए, कुछ को च्यूड करना चाहिए और कुछ को डाइजेस्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिफाइन च्यूड एंड डाइजेस्टेड बुक? तो च्यूड एंड जो डाइजेस्टेड बुक है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए सरफेस लेवल रीडिंग, और बी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस वर्क्स। तो लाइक च्यूड एंड डाइजेस्ट का मतलब होता है, लाइक एक तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, एक हम उसे स्वैलो कर रहे हैं, एक हो रहे हैं च्यूड मतलब अच्छे से उसे खा रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है उसे तो डाइजेस्ट भी कर लो, ये कह रहे हैं बेकन। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एंड सीरियस वर्क्स। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक्स होती है ये डीप होती है, डीप सिग्निफिकेंस की होती है और रिक्वायर थॉरो एनालिसिस, इसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज की जरूरत पड़ती है, इसलिए च्यूड एंड डाइजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इफेक्ट्स डज रीडिंग हैव ऑन अ मैन? रीडिंग क्या बनाती है मैन को? तो रीडिंग इट मेक्स हिम अ फुल मैन। जो रीडिंग होती है फुल मैन बनाती है। क्या बनाती है रीडिंग? क्या बनाती है? फुल मैन। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है? कॉन्फ्रेंस बनाती है रेडी मैन। ठीक है, आप हम ये थोड़ा आपको मग करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो रीडिंग होती है, रीडिंग करूंगा तो क्या बनूंगा? फुल मैन, यानी मुझे फुल रीडिंग करनी है। आप ऐसा याद रखना कि मुझे क्या करनी है? फुल रीडिंग। कैसे करनी है? फुल। और जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है? रेडी। भाई रेडी फॉर योर कॉन्फ्रेंस, तो आप ऐसा कुछ एक सेंटेंस बना लो और वैसे याद कर लो। तो रीडिंग तो क्या नहीं है, मुझे रीडिंग कैसे करनी है? फुल रीडिंग। तो फुल मैन बनाती है रीडिंग। तो वहीं जो कॉन्फ्रेंस होता है, रेडी फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो रेडी मैन बनाती है। व्हाट इज द राइटिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू मैन? अब राइटिंग क्या बनाती है? राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाती है। क्या बनाती है? एग्जैक्ट मैन। तो राइटिंग क्या बना रही है? एग्जैक्ट, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ही तो लिखना पड़ता है, हर एक वर्ड को वैसे ही लिखना पड़ता है। तो आप ऐसा कुछ अपने दिमाग में फ्रेम कर लो ताकि आपको वहाँ कंफ्यूज ना हो। तो रीडिंग तो क्या करती है? फुल रीडिंग, तो फुल बनाती है। ठीक है, वहीं जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो तो रेडी मैन बनाती है। वहीं जो राइटिंग होती है, राइटिंग क्या बनाती है? एग्जैक्ट मैन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ मैन राइट्स लिटल व्हाट मस्ट ही पजेस? अगर कोई इंसान लिखता बहुत कम है तो मतलब वो क्या पजेस करता है? ठीक है, अ ग्रेट वेल्थ, अ ग्रेट मेमोरी। तो सिंपल है, यानी अगर किसी इंसान को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो हर चीज़ मेमोराइज कर लेता है, तो क्या होगा? अ ग्रेट मेमोरी। जो जिसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी उसके पास मेमोरी बहुत है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इफ़ अ मैन कन्फर्स टॉक लिटल व्हाट मस्ट ही हैव? अगर कोई इंसान बोलता बहुत कम है तो उसके अंदर कौन सी मेमोरी होगी? लाइक कौन सी एबिलिटी होगी? अ ग्रेट मेमोरी नहीं, अ प्रेजेंस विट, हाँ अ प्रेजेंस विट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लाइक अगर कोई बहुत कम बात करता है तो फिर उसके पास में इतना ज़्यादा विट होना चाहिए कि वो कोई प्रेजेंट सिचुएशन को टैकल कर सकता है। ठीक है, तो अगर तो आपको ये भी मगी करना पड़ेगा कि अगर किसी इंसान के पास में लाइक कोई इंसान लिखता बहुत कम है तो उसके पास क्या है? मेमोरी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान बोलता कम है तो उसके पास विट होना चाहिए, प्रेजेंट विट होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड अ पर्सन विद अ वैंडरिंग माइंड? लाइक किसी का फोकस इधर उधर होता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेकन? उससे लाइक उसे मैथ्स पढ़नी चाहिए। लाइक उसे जो जिसका दिमाग वेंडरिंग होता है उसे तो मैथ्स पढ़नी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वाई शुड, क्यों पढ़नी चाहिए मैथ्स? टू बिकम रिच, बिकॉज इफ हिज विट इज वेवरिंग ही मे फोकस इट टू अटेंड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करती है, जो वेंडरिंग माइंड होते हैं उन्हें लाइक फोकस देती है, मैथमेटिक्स हेल्प करती है ताकि ही मे फोर्स इट टू अटेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द आउटकम ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? पढ़ने से क्या होता है? मैन बिकम विटी, मैन बिकम वाइस। हाँ वाइस बनता है, कोई भी इंसान वाइस बनता है, तो हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है? मैन बिकम वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज स्टडिंग लॉजिक एंड रिटोरिक इनेबल अ मैन टू डू? लॉजिक क्या करता है? टू बी एबल टू कंटेंट, टू स्लीप बेटर, टू पेंट या टू कुक? तो पता है कि मतलब अगर लॉजिक पढ़ रहे हैं, रिटोरिकल इनेबल अ मैन, मतलब लॉजिक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वो एबल होगा ताकि टू बी एबल टू कंटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग लिटरेरी स्टाइल ऑफ बेकन्स ऐसे? लाइक जो बेकन जो ऐसे लिखते थे उनका लिटरेरी स्टाइल क्या होता था? तो एफोरिस्टिक लिखते थे। कैसा लिखते थे? एफोरिस्टिक। ठीक है, कैसा लिखते थे? एफोरिस्टिक लिखते थे। ठीक है, एफोरिस्टिक में वो विजडम भी देते थे, अगर विजडम ऑफ ऑप्शन आए तो विजडम को भी आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, टू व्हाट डज बेकन कंपेयर द हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स थ्रू स्टडी? तो बेकन ने जो लाइक हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स को किससे कंपेयर किया था? फिजिकल एक्सरसाइज से किया था। लाइक जैसे कोई इंसान होता है तो उसे बॉडी को जैसे फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वैसे ही जो हमारा माइंड होता है उसे भी हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज डिलाइट सिग्निफाई एज अ पर्पज फॉर स्टडी? डिलाइट क्या सिग्निफाई करता है? पब्लिक अपलॉज, बी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर, सी पॉलिटिकल गेन, डी सोशल शोमैनशिप। तो जो डिलाइट है, डिलाइट सिग्निफाई करता है पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए। तो वही जो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो इससे की थी कि डिलाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो लाइक मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो एक किसी के पास फ्री टाइम होता है तो वो अपने सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने के लिए या फिर कुछ लाइक हम कोई बुक्स पढ़ते हैं सिर्फ सॉलिटरी जॉय लेने के लिए और प्राइवेटली पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही होता है डिलाइट के मतलब पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन में बी। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं एंड आई होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो मेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जोसेफ एडिसन का मेडिटेशंस इन वेस्टमिनिस्टर एबे। ये सेकंड ग्रेड के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे रखा है। ये एक ऐसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द नैरेटर फाइंड हिमसेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ द एसे? सो ऐसे के बिगिनिंग में नैरेटर अपने आप को कहाँ फाइंड करते हैं? तो इसका आंसर होगा, जो नैरेटर होंगे वो विजिट करते हैं एबे। लाइक एबे होता है जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं और उसके पास में एक चर्च भी होता है जहाँ पे लाइक ये दफनाने का जो क्रिश्चियन धर्म में जहाँ दफनाते हैं उसके पास में एक चर्च भी होता है, उसे एबे कहते हैं। तो जो पोएट होते हैं वो इन वेस्टमिनिस्टर एबे में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों जाते हैं वहाँ पे वो सॉलिट्यूड में जाते हैं एकांत में, ताकि रिफ्लेक्ट कर सके खुद के ऊपर और होल ह्यूमैनिटी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मूड डज द नरेटर एक्सपीरियंस अपॉन एंटरिंग द एबे? तो कैसा एक्सपीरियंस जब एबे में एंटर हुए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस नरेटर को हुआ? तो उन्होंने मेडिटेटिव मूड में चली गए थे वो। ठीक है, क्योंकि वो जो साइलेंस थी, जो डार्कनेस थी और मॉन्यूमेंटल जो टॉम थे, उन्होंने उनके अंदर एक डीप सेंस ऑफ सीरियसनेस और कंटेम्पलेशन डेवलप कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एडिसन कंपेयर द एबे टू? एडिसन ने जो एबे था उसको किससे कंपेयर किया था? तो उन्होंने किया था अ लाइब्रेरी ऑफ द डेड, क्योंकि एबे के अंदर दफनाने की जगह होती है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो भी जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो आज वहाँ पे एक साथ दफनाए हुए हैं। ठीक है, सो इन्होंने मेटाफोरिकली यूज़ करते हुए उस एबे को बुक्स की और इंस्क्रिप्शंस का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड की तरह डिपिक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे? सेंट्रल थीम क्या थी? सेंट्रल थीम ये थी कि वो एकांत में जाके जो वैनिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड है, इनएविबिलिटी ऑफ डेथ है कि डेथ तो सबको आनी है, सबको मरना ही है, और जो लोग प्राइड करते हैं इस दुनिया के अंदर, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको भी डेथ आनी है। कोई अमीर है उसको भी डेथ आनी है, जो गरीब है उसको भी डेथ आनी है। ठीक है, और हम ऐसे ही हम लाइक मौत आना तय है तो भी हम इतना ज्यादा बेवकूफ ना करते हैं इस दुनिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड इनएविबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द टॉम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस? जो टॉम थे किंग्स और क्वींस के, लाइक जहाँ पे दफनाते हैं तो एक पत्थर या फिर कुछ ऊपर कुछ मकबरा टाइप बना देते हैं, तो नरेटर ने उसे कैसे डिस्क्राइब किया किंग्स और क्वीन के जो टॉम्स थे उन्हें? तो उन्होंने एज अ सोलेम मॉन्यूमेंट्स दैट इंस्पायर ह्यूमिलिटी। लाइक जो इतने बड़े लाइक वो किंग थे, क्वीन थे, कितने बड़ी बड़ी लाइफ उन्होंने जी है, हमेशा नौकर चाकर रहते थे उनके पास, लेकिन आज जब मरने के बाद में वो भी उन लोगों के साथ में ही है जो आम और जो गरीब लोग थे उनके साथ में उन्हें भी दफनाया गया है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट मोनार्च थे वो भी डेथ से बच नहीं सकते, उन्हें भी डेथ आनी है। तो ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि बी हम्बल इन दिस लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इमोशन डज द नरेटर फील व्हेन रीडिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम्ब? जब टॉम के ऊपर लिखे इंस्क्रिप्शन जो नरेटर है वो पढ़ रहे थे तो उनके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी और कैसा इमोशन डेवलप हुआ था? तो उनके अंदर मिक्सचर ऑफ सॉरो एंड फिलोसॉफिकल डिटैचमेंट, यानी उनको दुख भी हो रहा था और एक फिलोसॉफिकल डिटैचमेंट भी हो रहा था। वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि जो इनकी लाइफ्स है, एक बार ये फुल ऑफ पैशन रही होगी, कॉन्फ्लिक्ट रही होगी, और अब ये बिल्कुल एक शांति में बस चुके हैं। तो अ मिक्सचर ऑफ सॉरो एंड फिलोसॉफिकल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज एडिसन से अबाउट द कॉमनर्स बेरिड इन द एबे? जो कॉमन पीपल थे तो वो भी दफने हुए थे वहाँ पे, तो उनके ऊपर एडिसन ने क्या बोला? तो एडिसन बोलते हैं कि जो डेथ होती है वो किसी को इग्नोर नहीं करती, वो सोशल हायरार्की नहीं देती, किंग्स और कॉमन्स को वो सेम ट्रीट करती है और सेम फेट होता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दे आर बेरिड विद द सेम पॉम्स एज किंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय द वैनिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड? जो इस फ्रेज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड से नरेटर का मतलब क्या था? तो नरेटर यहाँ पे ये बोलते हैं कि जितनी भी हमें वर्ल्डली अचीवमेंट
अचीवमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक मिथ होते हैं, वो सिर्फ हमारा एक माया होती है, ठीक है। अगर जो हम टाइटल्स इस दुनिया में रखते हैं, जो वेल्थ रखते हैं, वो सब खत्म होनी है। डेथ के बाद में हम ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। द एब्सोल्युटली प्लेसिंग हाई वैल्यू ऑन टाइटल्स एंड वेल्थ दैट पेरिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज द नरेटर सी इन द एबे ड्यूरिंग हिज विजिट? कैसे टाइप के पीपल नरेटर देखते हैं उस एबे के अंदर जब वो वहाँ पे विजिट करते हैं? तो ए ओनली टूरिस्ट, बी मॉर्नर्स एंड क्यूरियस विजिटर्स, सी स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट, डी ओनली द क्लर्जी। सो जो ऑथर है वो मॉर्नर्स एंड क्यूरियस विजिटर्स को वहाँ पे देखते हैं, है ना, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है, ये एक कॉन्ट्रास्ट है किन के बीच में, जो डेड पीपल है और लाइफ के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज एडिसन कैरेक्टराइज द पैसेज ऑफ टाइम? पैसेज ऑफ टाइम को कैसे कैरेक्टराइज किया एडिसन ने? तो एज अ रिवर दैट मूव्स क्विकली, या फिर बी एज अ रिलेंटलेस फोर्स दैट लेवल्स ऑल ह्यूमन डिस्टिंक्शन। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा एज अ रिलेंटलेस फोर्स दैट लेवल्स ऑल ह्यूमन डिस्टिंक्शन। तो जो पैसेज ऑफ टाइम होता है ये एक ग्रेट इक्वलाइजर का काम करता है, लाइक ये हर एक इंसान को इक्वली बना देता है एट द एंड ऑफ द डे, या फिर एट द एंड ऑफ द डे लाइफ के जब हमारी एंड हो जाती है तो सब इंसान कुछ ना लेके जाएगा, तो सबको एक समान बना देती है, ठीक है। तो ये लेवल कर देती है ऑल द ह्यूमन डिस्टिंक्शंस को ना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द नरेटर थिंक्स अबाउट द डेट्स एंड नेम्स ऑन द टॉम्स? तो टॉम के ऊपर लिखे हुए जो डेट और नेम है उसके बारे में नरेटर क्या सोचते हैं? तो वो सोचते हैं, वो सिर्फ आधी अधूरी लाइफ बताते हैं पर्सन की, वो जो रियल स्ट्रगल्स होते हैं या फिर नुएंसेस होते हैं वो पर्सन के रियल कैरेक्टर के, वो ऑमिट कर देते हैं। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एडिसन सजेस्ट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ? ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ क्या होती है एडिसन के अकॉर्डिंग? तो उन्होंने बताया था वर्चुअस डीड एंड पर्सनल कैरेक्टर। हम किसी इंसान का वर्चुअस होना चाहिए वो, और एक वो पर्सनल कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, वही एक असली इंसान है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज एडिसन विजिट द एबे? एडिसन ने एबे क्यों विजिट किया था? टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, बी टू एस्केप फ्रॉम द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो एक रेफ्यूज लेना चाहते थे इस दुनिया की वैनिटी से, और कंटेम्पलेशन करना चाहते थे, और सेल्फ टॉक करना चाहते थे, और रिफ्लेक्शन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नरेटर्स टोन थ्रू आउट द एसे? सो टोन कैसी थी नरेटर की थ्रू आउट द एसे? तो पेंसिव, डिटैच एंड मॉरलाइजिंग। वो एक मॉरल पीस दे रहे थे, उसके साथ में डिटैच थे, एज ऑब्जर्वर उन सबको देख रहे थे, ठीक है, और डिफेंसिव थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एडिसन इंप्लाई अबाउट द वैनिटी ऑफ फेम? फेम के बारे में, लाइक जो लोग प्राइड करते हैं फेम में, तो उसके बारे में एडिसन ने क्या बोला कि ऑप्शन बी हो जाएगा, फेम इज फ्लीटिंग, यानी फेम एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी, और ये तो बेस्ड होती है ट्रिवियल अचीवमेंट्स। लाइक वो अचीवमेंट्स क्या ही मतलब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ कोई याद नहीं रखेगा उन अचीवमेंट को, ठीक है ना। तो वो वैनिटी है या फिर ट्रिवियल है, ठीक है। इंसान के पास एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और वर्चुअस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द नरेटर इंटरप्रेट द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन द एबे? नरेटर ने इंटरप्रेट कैसे किया क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को एबे के अंदर? तो उन्होंने बोला, वो एज अ रिमाइंडर की तरह बोला कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होती है लूजेज ऑल मीनिंग इन डेथ। जितने भी यानी हम लड़ाई झगड़े करते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद में ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है अपने आप, मतलब कोई याद नहीं रखने वाला। जो तुम आज लड़ाइयाँ कर रहे हो, जितने बड़े बड़े दो राइवल्स है, लाइक दो कंट्रीज के अंदर वॉर हो जाती है, जैसे जर्मनी और ब्रिटेन में, या फिर ब्रिटेन और स्पेन में, तो दोनों के जो भी सोल्जर्स थे वो दोनों मरने के बाद में शायद वो दोनों एनिमी रहेंगे भी नहीं। तो जो राइवल्स है, यहाँ पे जो राइवल्स है वो बिल्ड नियर ईच अदर आर नो लॉन्गर एनिमीज। लाइक जैसे एक वॉर के अंदर दो सोल्जर्स मर गए, एक स्पेन का मर गया और एक इंग्लैंड का मर गया, वो साथ पास पास में मरे, तो अब वो शायद एक मरने के बाद शायद वो लड़ाई नहीं करेंगे, जब जिंदा थे तभी लड़ाई कर रहे थे। तो वो ये प्रूव कर रहे हैं दैट एज अ रिमाइंडर दैट कॉन्फ्लिक्ट लूजेज ऑल मीनिंग इन डेथ। डेथ के बाद में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी रिजॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्बल मॉन्यूमेंट्स? मार्बल मॉन्यूमेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या था? तो दे आर इंटेंटेड टू प्रिजर्व मेमोरी बट इवेंचुअली फेल। या एडिसन बोलते हैं कि बहुत लोग मार्बल के टॉम्स बनाते हैं तो वो उन्हें फ्यूटाइल बोलते हैं, कि लाइक वो चाहते हैं कि उन्हें की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू रहे, वो प्रिजर्व करना चाहते हैं मेमोरी के, लेकिन इवेंचुअली फेल होती है। जो मार्बल होगा वो भी किसी ना किसी दिन टूट जाएगा, या फिर लाइक वो इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल ही है, ठीक है, और अल्टीमेटली फ्यूटाइल की तरह ही है। लाइक क्वेश्चन नंबर 18, एडिसन, तो इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एडिसन कॉन्ट्रास्ट द बसल ऑफ द वर्ल्ड विद? एडिसन ने क्या कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज किया बसल ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो जो एबे है वो सर्व करता है एज अ पोलर अपोजिट टू द नॉइजी वैनिटी ड्रिवन वर्ल्ड आउटसाइड। जो एबे है वहाँ बहुत शांति है, वहाँ पे सारे डेड लोग हैं, वहीं जो उसके अपोजिट है बस्टल ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा नॉइसी है, वैनिटी है, ठीक है, वो वहाँ पे लोग फ्यूटिलिटी पे बेसिस होता है। तो साइलेंस ऑफ द एबे भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द एसे से अबाउट आवर करंट वर्ल्डली कंसर्न्स? वर्ल्डली जो करंट वर्ल्डली कंसर्न है उनके बारे में ऐसे क्या कहता है? दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बी दे आर ट्रिफल्स कंपेयर टू द रियलिटी डेथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एडिसन है वो कहते हैं कि जो हमारे जो वर्ल्डली कंसर्न, जो अभी हम जो टेंशन ले रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये तो ट्रिफल्स है, ठीक है, जो डेथ के सामने ये बहुत छोटे छोटे ट्रिवियल एफर्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एडिसन यूजेस विच लिटरेरी डिवाइस टू डिस्क्राइब द डेड? डेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एडिसन कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं? सो वो पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है, वो पर्सोनिफाई करते हैं डेड को और देयर मेमोरी एज इफ दे आर स्टिल स्पीकिंग थ्रू आउट देयर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नरेटर्स फाइनल ऑब्जर्वेशन अबाउट द विजिटर्स इन द एबे? एबे के जो वहाँ पे जो विजिटर्स थे उनके प्रति क्या ऑब्जर्वेशन फाइनल नरेटर ने बताई? दे आर ऑल डेस्टिन्ड टू जॉइन दोज बुरिड देयर, कि वो भी इन फ्यूचर में वो भी उनके साथ ही दफना दिए जाएंगे, लाइक उनका भी हाल वही होगा जिन्हें वो देख रहे हैं, कि वो भी लिविंग आर मेरली गेस्ट पासिंग थ्रू डेस्टिन्ड टू बिकम द डेड, लाइक वो एक ना एक दिन वो भी डेड बन जाएंगे और वहीं दफनाए जाएंगे। क्वेश्चन 22, व्हाट डज वैनिटी इंप्लाई इन
द एसेस कॉन्टेक्स्ट। तो जहाँ पे ये वैनिटी का वर्ड यूज किया है, ये क्या इंप्लाई करता है? एक्सेसिव प्राइड इन वंस अचीवमेंट और स्टेटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच एस्पेक्ट ऑफ एबे डज द नैरेटर फाइंड मोस्ट हम्बलिंग? कौन सा एस्पेक्ट जो एबे का था नैरेटर को बहुत ज्यादा लाइक हम्बल वाला लगा? ठीक है, तो जो लाइक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ किंग्स टू कॉमनर्स। लाइक जो वहाँ जो एस्पेक्ट था कि जो सबसे अमीर आदमी जो किंग और क्वीन थे वो भी एक गरीब इंसान के पास में ही दफनाए हुए थे, तो ये सबसे ज्यादा हम्बल एस्पेक्ट लगा। क्वेश्चन नंबर 24, द एसे सर्व एज द मेमेंटो मोरी, व्हाट डज दिस मीन? तो मेमेंटो मोरी का मतलब होता है अ रिमाइंडर ऑफ डेथ। लाइक जब वो वहाँ पे विजिट कर रहे थे तो ये जो ऐसे है ये हमें रिमाइंड करवाता है कि डेथ सबको आने वाली है, सो बी हम्बल, बी वर्चुअस। और ये जो हम लाइक हम छोटी छोटी बातें, हम जो लड़ाई झगड़े करते हैं, और ये फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफाई करती है, वैनिटी ऑफ लाइफ को करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एडिसन्स प्रोज स्टाइल इन दिस एसे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो एडिसन का प्रोज स्टाइल था वो किस तरीके से था? तो बैलेंस्ड था, क्लियर था एंड एलिगेंट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ल्स लैम्ब का ऐसे माय रिलेशंस। ठीक है, सो जो माय रिलेशन है वो एक पोएम नहीं है, ये एक पर्सनल ऐसे है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब का। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम इन हिज कलेक्शन ऐसे ऑफ एलिया में। किसमें हुआ था? ऐसे ऑफ एलिया में 1823। तो 1823 के अंदर चार्ल्स लैम्ब का ये ऐसे माय रिलेशंस पब्लिक हुआ था, और क्या नाम था? एसेज ऑफ एलिया। ठीक है, और जो चार्ल्स लैम्ब है वो अपना सूडोनिम जो नेम था उनका वो एलिया यूज करते थे अपने वर्क्स में। ठीक है, ताकि वो एक विविड, ह्यूमरस, अफेक्शनेट करेक्टर स्केचेस ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स दे सके। ठीक है, जैसे उन्होंने अपने जो ब्रदर थे जॉन का नेम यूज करा है, वहीं जो असली नाम मतलब जिनको वो बोला करते थे जेम्स एलिया। ठीक है, और वहीं जो उनकी सिस्टर थी मैरी, उनको वो वर्क्स में बोलते थे ब्रिजिट एलिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ल्स लैम्ब का माय रिलेशंस। ठीक है, सो ये जो माय रिलेशंस है ये पोएम नहीं है, ये एक पर्सनल ऐसे है। किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। चार्ल्स लैम्ब जो नेम यूज करते थे अपने वर्क्स में वो एलिया नाम यूज करते थे। ठीक है, और ये 1823 के अंदर पब्लिश हुआ था। किसमें हुआ था? 1823 के अंदर, और उनके उस कलेक्शन का क्या नाम था? ऐसे ऑफ एलिया में। ठीक है, और ये अपने जो इस ऐसे के अंदर उन्होंने अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका करेक्टर स्केच दिया है एक ह्यूमरस और अफेक्शनेट मैनर में। ठीक है, और उन्होंने अपने जो ब्रदर थे उनके नाम जॉन था, तो उन्होंने इस ऐसे में यूज़ किया जेम्स एलिया, और अपने सिस्टर का नाम जो मैरी था, मैरी की जगह उन्होंने यूज़ किया ब्रिजिट एलिया। ठीक है, तो जॉन का तो जेम्स कर दिया और मैरी का ब्रिजिट एलिया यूज़ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इन विच कलेक्शन ऑफ ऐसे वॉज माय रिलेशंस फर्स्ट पब्लिश? तो ये फर्स्ट पब्लिश 1823 में हुआ था, और उसका नाम क्या था? एसेज ऑफ एलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एसेज ऑफ एलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट सूडोनिम डिड चार्ल्स लैम्ब राइट द ऐसे? तो किस नेम से चार्ल्स लैम्ब ने ये ऐसे लिखा था? तो एलिया से लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन माय रिलेशंस वूम डज लैम्ब इंट्रोड्यूस एज जेम्स एलिया? जेम्स एलिया से किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो उनके जो ब्रदर थे उनको इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था जॉन लैम्ब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिज रियल लाइफ ब्रदर जॉन लैम्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज लैम्ब डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ जेम्स एलिया? उसके ब्रदर की पर्सनालिटी किस तरीके से डिपिक्ट की थी इस ऐसे में? ठीक है, तो एक फर्स्ट है शाई एंड रिटायरिंग, बी रोबस्ट, सेल्फ विल्ड एंड स्केप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब ने अपने ब्रदर जेम्स एलिया जिनका नाम जॉन था उनकी पर्सनालिटी बताई थी रोबस्ट, ठीक है, सेल्फ विल्ड एंड स्केप्टिकल। ठीक है, लैम्ब ने पोर्ट्रे किया कि जो जॉन थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, असर्टिव थे, और पजेसिंग अ जनरस नेचर मिक्स्ड विद स्केप्टिसिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वो इज ब्रिजिट एलिया? ब्रिजिट एलिया उनकी जो सिस्टर था, उनको ब्रिजिट एलिया के नाम से बोला गया था, जिनका ओरिजिनल नेम मैरी लैम्ब था, हिज रियल लाइफ सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिया एंड ब्रिजिट? एलिया और ब्रिजिट यानी उनके और उनके सिस्टर के बीच में कैसा रिलेशन था? तो उनके बीच में एक इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी थी और डीप कंपेनियनशिप थी। ठीक है, जो लैम्ब है उन्होंने डिस्क्राइब किया दैट दे आर डबल सिंगल। ठीक है, क्या बोला? उनको डबल सिंगल, ताकि हाईलाइट कर सके शेयर्ड लव फॉर बुक्स एंड इंटेलेक्चुअल बॉन्ड। लाइक उनको ये फील होता था कि उनकी सिस्टर और वो सेम ही हैं। ठीक है, वो एक इंटेलेक्चुअल लाइक वो इंटेलेक्चुअल वे में भी सेम तरीके से सोचते थे, और उनके बीच में कंपेनियनशिप भी थी, है ना, और वो बुक्स भी सेम ही पढ़ा करते थे। ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे की जो रिलेशनशिप था उसको क्या नाम दिया? डबल सिंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज लैम्ब फील अबाउट द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हिज रिलेटिव्स? तो लैम्ब ने इसेंट्रिसिटीज ऑफ हिज रिलेटिव के बारे में और या फिर किस तरह एक्सप्लेन किया? तो जो लैम्ब थे वो सेलिब्रेट किया उन्होंने क्विक्स एंड ऑडिटीज ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स विविंग देम एज इंडियरिंग ह्यूमन ट्रेट्स। तो उन्होंने कि ये जो इसेंट्रिसिटीज़ थी उनके रिलेटिव्स की, तो उन्होंने कहा ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है और ये एसेंशियल होता है एक गुड फैमिली बनाने के अंदर। ठीक है, और उन्होंने इसे क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने इनको एडोर किया और एक्सेप्ट किया। ठीक है,
कि ये ह्यूमन ट्रेट्स का पार्ट है, तो हिज व्यू देम एज एसेंशियल टू देयर ह्यूमैनिटी एंड लवेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ऐसे माय रिलेशंस प्राइमरीली फोकस ऑन, तो ये जो ऐसे है ये प्राइमरीली किस पे फोकस करता है, तो विविड कैरेक्टर स्केच ऑफ फैमिली मेंबर्स पे करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक पर्सनल ऐसे है जो कि डिपिक्ट करता है डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज ऑफ हिज किन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज लैम्प्स स्टाइल इन दिस ऐसे बेस्ट डिस्क्राइब, जो लैम्प का स्टाइल था इस ऐसे में वो किस तरीके से बेस्ट वे में कैसे हम कह सकते हैं, तो वो लाइक कॉन्वर्सेशन था, ह्यूमरस था एंड इंटीमेट था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैम्प ने जो ये ऐसे था इसको एक फैमिली और पर्सनल ऐसे स्टाइल में लिखा, वहाँ पे वो इंटीमेट लाइक बहुत घनिष्ठ और कन्वर्जेशनल लाइक जैसे वो बात कर रहे हैं, और जेंटल, ठीक है। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया तो बहुत ह्यूमरस और एक बहुत ज़्यादा लवेबल एंड एक्सेप्टिंग टोन में किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ लैम्प्स ह्यूमर इन दिस ऐसे, हॉलमार्क क्या था लैम्प के ह्यूमर का इस ऐसे में, तो ये सार्केस्टिक तो नहीं था, इट इज जेंटल था, आयरनिक था एंड मिक्स्ड विद पैथोस था, तो जेंटल, आयरनिक एंड मिक्स्ड विद पैथोस, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी जो लैम्प ह्यूमर यूज करते थे वो ह्यूमन था, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी, एंड आयरनिक था, ऑफन टिंगल विद सैडनेस, लाइक हल्की सी सैडनेस भी डिपिक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज लैम्प मीन व्हेन ही रेफर्स टू हिमसेल्फ एंड ब्रिजेट एज डबल सिंगलनेस, तो उनका क्या मतलब था, तो उनका ये मतलब था कि जो वो दोनों है ना साथ में रहते थे और एक दूसरे के कंपेनियन थे, और वो दोनों अनमैरिड थे, सो अनमैरिड थे तो वो एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज लैम्प इंप्लाई अबाउट द बॉन्ड ऑफ द फैमिली, बॉन्ड ऑफ द फैमिली पे लैम्प क्या बोलते हैं, इट इज इजीली ब्रोकन, इट इज अ यूनिक एंड इनएस्केपेबल टाई इवन विद फ्लॉज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैम्प बोलते हैं कि जो फैमिली बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, और ये एक मतलब इस जो ये बंधन है इस बंधन को हम तोड़ नहीं सकते भले ही इसमें कितने भी फ्लॉज रहे, तो ठीक है, और वो एक्नॉलेज करते हैं कि व्हाइल यू कैन नॉट चूज योर रिलेटिव्स द बॉन्ड रिमेन्स मीनिंगफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लैम्प इज ऑफन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ, तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोलते हैं लैम्प को, तो लैम्प को क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखना, चार्ल्स लैम्प क्या कहलाते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोन टुवर्ड्स द पास्ट इन लैम्प्स ऐसे, तो पास्ट जो चीज़ें थी उनके लिए लैम्प किस तरह का टोन यूज़ करते थे, वो नॉस्टैल्जिक और रोमांटिसाइज्ड का यूज़ करते थे, ठीक है, और लैम्प फेमस भी थे रोमांटिक नॉस्टैल्जिया के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लैम्प्स ऐसे स्टाइल, तो लैम्प की जो ऐसे स्टाइल थी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो डिग्रेशन का यूज़ करते थे, हाँ डिग्रेशन का यूज़ करते थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। कन्वर्सेशनल टोन का भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। रिजिड, हाँ वो कभी रिजिड स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ करते थे, जैसे ये पर्सनल ऐसे कन्वर्सेशन, हाँ एज अ कन्वर्सेशन का यूज़ करते थे, और डिग्रेशन समझाने जैसा, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो रिजिड स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो लैम्प्स कैसे थे, वो फेमस फॉर बीइंग रैम्बलिंग एंड डिग्रेसिव एंड नॉट अ रिजिड और स्ट्रक्चर, रिजिड नहीं होते थे और स्ट्रक्चर नहीं होते थे, ठीक है। कन्वर्सेशन होते थे, डिग्रेशंस होते थे और ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज लैम्प ट्रीट द सॉर्टेड रियलिटीज ऑफ लाइफ, सॉर्टेड रियलिटीज को लैम्प ने किस तरीके से ट्रीट किया, तो लैम्प ऑफन यूज करते थे ह्यूमर टू मास्क और सॉफ्टन द ट्रेजिक पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो लैम्प ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमर होता है ना वो ह्यूमर का यूज इसलिए करते थे ताकि वो जो ट्रेजिक और पेनफुल एस्पेक्ट होते हैं ना हमारी लाइफ के उन्हें हाइड कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही बाथ्स देम इन अ मैली कॉमेडी और ह्यूमर, वो ह्यूमर और कॉमेडी के पीछे जो रियलिटीज होती थी लाइफ को उसे छुपा देते थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पैथोस इन लैम्प्स ऐसे ड्राइव्ड फ्रॉम, जो पैथोस है जो सैडनेस है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुई है, तो वो हिज पर्सनल सफरिंग लॉस एंड आइसोलेशन, खुद की जो सफरिंग थी लॉस थी और आइसोलेशन से ये सब हुआ है, ठीक है। और ये डिपिक्ट करती है कि जो जेन्युइन हार्डशिप उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की है रिगार्डिंग, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी मैरी वो थोड़ी सी मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं थी, और चार्ल्स लैम्प कभी भी शादी नहीं की उन्होंने और अपनी सिस्टर के पास में रहे, उनका ख्याल रखा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लैम्प्स एटीट्यूड टुवर्ड मॉरलाइजिंग, तो मॉरलाइजिंग की तरफ लैम्प का एटीट्यूड क्या था, तो लैम्प हमेशा अवॉइड करते थे ओवर्ट मॉरलाइजिंग, कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा मॉरलाइजिंग कर देते हैं, वो हमेशा बिलीव करते थे ह्यूमैनिटी के ऊपर, ठीक है ना, कि ह्यूमैनिटी ये लाइक बेसिक ह्यूमैनिटी है कि हम बीइंग मॉरल रहें, ठीक है, और वो अवॉइड करते थे ओवर्ट मॉरलाइजिंग, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। लैम्प्स का जो आउटलुक था वो ह्यूमनिस्टिक था, ठीक है, ही प्रीफर्स टू इवोक सिंपैथेटिक, लाइक वो सिंपैथी इवोक करने पे बिलीव रखते थे, ना कि प्रीच करें मॉरलिटी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज लैम्प हाईलाइट अबाउट ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन के बारे में लैम्प ने क्या बोला, तो लैम्प बोलते हैं दैट जो फ्लॉज होते हैं या क्विक्स ऑफ फैमिली होते हैं आर व्हाट मेक द बॉन्ड ह्यूमन एंड मीनिंगफुल, के लिए जो लाइक हमारी बॉन्ड्स के अंदर थोड़ी सी जो फ्लॉज होते हैं यही असली बॉन्ड और मीनिंगफुल बॉन्ड बनाने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, कि जो ये इसेंट्रिसिटीज होती है ये कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन वर्थ प्रिजर्विंग होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज इज अ हॉलमार्क ऑफ द रोमांटिक ऐसे स्टाइल फाउंड इन माय रिलेशन, तो जो कौन सा हॉलमार्क है जो रोमांटिक ऐसे जो चार्ल्स लैम्प लिखते थे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं होते थे, ठीक है, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। जो लैम्प के जो ऐसे होते थे वो हॉलमार्क क्या थी उसका, कि वो सब्जेक्टिव होते थे बहुत ज़्यादा और पर्सनल एक्सपीरियंस उनमें होता था। मैथमेटिकल प्रिसीजन तो वो कभी यूज नहीं करते थे और यूनिवर्सल पॉलिटिकल थ्योरी भी वो नहीं करते थे, ऑब्जेक्टिविटी यूज नहीं करते थे, तो ऑप्शन में बी होगा, सब्जेक्टिविटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 21, लैम्प्स रिलेशनशिप विद मैरी लैम्प ब्रिजेट एलिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज लैम्प मीन बाय फ्रीक ऑफ फेट, फ्रीक ऑफ फेट से लैम्प का मतलब क्या था, तो यहाँ पे उनका मतलब था कि जो ट्रेजिक अकेरेंस होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, वही डिफाइन करते हैं सॉलिटरी एग्जिस्टेंस को,
ठीक है, तो जहाँ जो फ्रीक ऑफ फेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा द सर्कमस्टांसेस दैट शेप हिज लाइफ एंड फैमिली सिचुएशन। तो यहाँ फ्रीक ऑफ फेट, यहाँ पे वो फेट मतलब किस्मत, तो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जो किस्मत होते हैं, वहीं शेप किस तरीके से वो शेप करते हैं लाइफ और फैमिली सिचुएशन को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्टर स्केच ऑफ हिज ब्रदर जॉन जेम्स हाईलाइट, जो करेक्टर स्केच था जॉन का, वो हाईलाइट करता है हिज कॉन्ट्राडिक्शन एंड जनरस नेचर। तो जो चार्ल्स लैम्ब थे और जो उनकी बहन थी मैरी, ठीक है, वो दोनों तो क्या थे, वो थोड़े से जनरस नेचर के थे। ठीक है, वो थोड़े से बुक को ज़्यादा ऊपर रखते थे, बुकिश नॉलेज को। वहीं उनके जो ब्रदर थे वो दोनों ब्लेंड थे, लाइक वो दोनों का मिक्सचर थे, लाइक उनमें जनरसिटी भी थी और स्केप्टिसिज्म भी था और सेल्फ विल भी था और डिटर्मिनेशन भी था। ठीक है, तो हिज कॉन्ट्राडिक्शन एंड जनरस नेचर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कैरेक्टर स्केच है ब्रदर जॉन का, वो हाईलाइट करता है कॉन्ट्राडिक्शंस को, कि उनमें जनरस नेचर भी था, ठीक है, और स्केप्टिसिज्म था और सेल्फ विल भी था। क्वेश्चन नंबर 24, लैम्स राइटिंग इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज आइडियोसिंक्रेटिक। तो लैम्प की जो राइटिंग होती थी उसे वो आइडियोसिंक्रेटिक होती थी। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यूनिक टू हिज पर्सनल स्टाइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिक होती थी। तो आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है हाईली पर्सनल, अनकन्वेंशनल और डिस्टिंक्टिव वॉइस, लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस और यूनिक और पर्सनल होती थी और एक डिस्टिंक्टिव वॉइस के साथ होती थी। क्वेश्चन नंबर 25, द सेंट्रल पर्पस ऑफ माई रिलेशंस, जो सेंट्रल पर्पस था इस ऐसे का, वो था रिफ्लेक्ट ऑन इंड्यूरिंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फैमिली आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रीडम बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे रखा है, तो हम इसके क्वेश्चन करें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शॉ ने फ्रीडम के रिगार्डिंग ग्रेटेस्ट इल्यूजन क्या कहा है? ठीक है, दैट एवरीवन इज रिच, दैट वी आर एब्सोल्युटली फ्री, सी दैट फ्रीडम इज डेंजरस, या डी दैट फ्रीडम लीड्स टू एनार्की। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हम एब्सोल्युटली फ्री है, ये एक इल्यूजन है। लाइक शॉ ने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि इम्पॉसिबल है ऐसी फ्रीडम, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे रूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हाट डज शाह सजेस्ट अबाउट द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट रिस्ट्रिक्ट। तो शाह लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं जो पर्सन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? तो ए दे बिकम सेंट्स, बी दे बिकम स्लेव्स टू देयर ओन इंपल्स, सी दे बिकम परफेक्टली हैप्पी, या डी दे आर ट्रूली फ्री। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शॉ ये कहते हैं कि जब किसी इंसान वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा ना, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है कोई पर्सन, तो वो है ना वो खुद के ही जो ओन डिजायर्स होते हैं ना उनके स्लेव बन जाएगा। वो हमें सोशल कॉन्स्टेंट की जरूरत है, लाइक ताकि हम अपने ओन इंपल्स को कंट्रोल कर सके। अगर फुल फ्रीडम किसी को दे दी जाए तो वो चाउटिक हो जाएगा और वो खुद के इंपल्स का स्लेव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शॉ नोट दैट फ्रीडम इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद। फ्रीडम को किससे कंफ्यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू शॉ? ए डेमोक्रेसी से, या बी लाइसेंस अनरिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। शॉ ये कहते हैं दैट एक ट्रू लिबर्टी और एक लाइसेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइक एक तो हमारे पास ट्रू फ्रीडम होती है जहाँ पे हम कुछ भी हम सोच रहे हैं, लाइक हम हमारे थॉट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं जो लाइसेंस होता है, शॉ ने कहा, ये जो लाइसेंस का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, लाइक हम किसी को तंग करने के लिए कुछ बिहेव कर रहे हैं, या फिर दूसरों की परवाह बिना किए हम सिर्फ अपने आप की चला रहे हैं। कहीं हम ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे दूसरों को हर्ट हो रहा है, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट। का रोल क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय फ्रीडम, टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क दैट अलाउ फ्रीडम टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शॉ कहते हैं कि जो स्टेट होता है, कोई भी लाइक कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसका ये रोल होता है कि वो ऑर्डर बनाए ताकि हर एक इंडिविजुअल लाइफ्स को है ना सेफली परस्यू कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज शॉ बिलीव दैट एब्सोल्युटली फ्रीडम वुड रिजल्ट इन स्लेवरी। शॉ ये क्यों मानते थे कि जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है वो स्लेवरी में टर्न हो जाती है? ए बिकॉज एवरीवन वुड किल ईच अदर, बी बिकॉज द स्ट्रॉन्गर वुड एनस्लेव द वीकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शॉ कहते हैं कि हमें सोसाइटी की और स्टेट के मॉरल रूल्स की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पावरफुल है ना वो वीक को एनस्लेव कर लेगा, अगर हमने एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी तो। क्योंकि जो लॉ के बगैर क्या होगा, लॉ के बगैर हमारे नेचर में एक कंस्टेंट है कि जो स्ट्रांग होता है वो डोमिनेट कर लेता है वीक को, और या फिर एलिमिनेट ही कर देता है, या फिर फ्रीडम को एलिमिनेट ही कर देता है वीक्स के लिए, और जो स्ट्रांग होते हैं वही पूरी फ्रीडम को ग्रैब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज शॉ एम्प्लॉय बाय द टर्म इंडस्ट्रियल स्लेवरी। से शॉ का क्या मतलब था? वर्किंग इन फैक्ट्रीज इज फ्रीडम, बीइंग फोर्स्ड टू वर्क अंडर पुअर कंडीशन फॉर सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइक शॉ ने कहा कि जो हम फ्रीडम की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो मिल ही नहीं सकती। लाइक और जो लाइक स्लेवरी होती है, स्लेवरी वो होती है जैसे हम किसी को लाइक हमने इनकम डेप्रिवेशन कर दिया। अब लोगों को भूख तो लगेगी, भूख लगेंगे तो वो इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्री में जाएंगे तो उन्हें लो वेजेस में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और पुअर कंडीशन में भी काम करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट स्लेवरी है जो इंडस्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो जो वर्किंग क्लास है उसे बहुत कम रुपए में भी काम करना पड़ता है। तो ये एक टाइप की स्लेवरी है जिसे कहा इंडस्ट्रियल स्लेवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज शॉ व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग व्हाटएवर वन वांट्स एज अ नोबल गोल, नहीं बी एज अ रेसिपी फॉर सोशल चेयर्स। शॉ कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए तो लाइक लोग अपने मन की करेंगे और कोई ऑर्डर रहेगा नहीं,
ठीक है? और ये सोशल chaos में बदल जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो हमें सोसाइटी के जो कांस्टेंट है, जो स्टेट की कांस्टेंट है, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी हम फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, शॉ आर्ग्यूज़ दैट लॉज़ आर एक्चुअली लॉज़ क्या है? बैरियर टू प्रोग्रेस, टूल टू प्रोटेक्ट द वीक। हाँ, जो लॉज़ होते हैं ना, शॉ के अकॉर्डिंग जो लॉज़ होते हैं ना, वो जो वीक पर्सन होते हैं ना, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है? और ईच सिटिज़न को जो भी एक्टिविटी है, उसे प्रैक्टिस करने में और सेफली लाइफ़ जीने में हेल्प करते हैं। और जो वीक क्लास होती है या जो वीक लोग हैं उनके लिए एक शील्ड का काम करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज़ शॉ से अबाउट द फ्रीडम ऑफ द पुअर मैन? के फ्रीडम के बारे में शॉ ने क्या कहा? ही इज़ फ्री, ही हैज़ नो फ्रीडम बिकॉज़ ही इज़ स्लेव टू हिज़ नीड्स। तो शॉ कहते हैं कि जो पॉवर्टी होती है, जैसे पुअर मैन होगा तो वो पॉवर्टी होगा। तो पॉवर्टी क्या करती है, स्ट्रिप कर देती है पर्सन को, ले लेती है, उससे क्या ले लेती है, मीनिंगफुल चॉइसेस लेने की जो क्षमता होती है, तो पॉवर्टी और गरीबी वो ले लेती है, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा वो गरीब हो जाता है, तो उससे क्या करना पड़ता है, उसे कहीं इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो स्लेव बन जाएगा खुद की नीड्स का, मतलब उसे भूख लगेगी, उसे कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही है, ठीक है? तो जो पुअर मैन है, ही हैज़ नो फ्रीडम बिकॉज़ ही इज़ अ स्लेव ऑफ हिज़ नीड्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ शॉज़ ओपिनियन ऑन टोटल इक्वालिटी? पे शॉ के ओपिनियन क्या है? इट इज़ ईज़ी टू अचीव, बी इट इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर फ्रीडम। तो टोटल इक्वालिटी पे शॉ के जो बिलीव है, शॉ का बिलीव ये है कि ये ना अगर हमें फ्रीडम सोसाइटी में प्रैक्टिस करनी है, तो हमें टोटल इक्वालिटी देनी पड़ेगी। हमें सबको पहले इक्वल बनाना होगा। अगर इक्वल नहीं होगा, तो जो डोमिनेटिंग क्लास है, वो वीकर क्लास को एक्सप्लॉइट करेगी या फिर उनसे सारी जो फ्रीडम है, वो ग्रैस्प कर लेगी, छीन लेगी, ठीक है? और ये टोटल इक्वालिटी बनेगी कैसे? ये बनेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी देनी पड़ेगी। सबकी जो इनकम है, वो इक्वल करनी पड़ेगी हमें, और सोशल इक्वालिटी भी। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटाना पड़ेगा। लाइक हर एक जो इंडिविजुअल है, उसकी सोशल प्रेस्टीज और सोशल इक्वालिटी सेम है, जैसे कि जैसे कि डोमिनेटिंग क्लास की है, उतनी वीकिंग क्लास की। लाइक सब इक्वल करना पड़ेगा हमें, सोशल ऑन द टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक में हमें सबको इक्वल इनकम देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज शॉ डिफाइन अ फ्री सोसाइटी? अकॉर्डिंग टू शॉ क्या है? वन विद नो गवर्नमेंट, वन वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड विद द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? तो शॉ कहते हैं कि फ्री सोसाइटी वहीं हो सकती है जहाँ पे जो पीपल्स होते हैं ना, उनको नेसेसिटी जो लाइफ, लाइक बेसिक जो लाइफ नीड्स होती है, वो उनको प्रोवाइड की जाए। लाइक बेसिक इनकम, इक्वालिटी, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दिया जाएगा ना, तभी वो फ्री सोसाइटी होगी। क्योंकि अगर क्योंकि फ्रीडम को ज़रूरत होती है कि जो इंसान होगा ना, वो स्लेव ना बन जाए खुद की ही बेसिक सर्वाइवल और हंगर के लिए। अगर वो बेसिक लाइक उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो बेसिक सर्वाइवल का स्लेव बन जाएगा, और वो कहीं भी इंडस्ट्री में उसे काम करना पड़ेगा, लो वेजेस में और बैड कंडीशंस में। तो वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता, ठीक है? वो हमेशा एक स्लेव रहेगा। किनका स्लेव रहेगा? जो इंडस्ट्रियल मास्टर्स है। तो शॉ ये कहते हैं कि फ्री सोसाइटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वालिटी देनी पड़ेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा? जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज़ शॉ मीन बाय द टायरनी ऑफ कस्टम? से शॉ का क्या मतलब था? द गवर्नमेंट तो नहीं था, द प्रेशर ऑफ सोसाइटी टू एक्ट नॉर्मली। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि द टायरनी ऑफ कस्टम का मतलब क्या था? तो ये द प्रेशर ऑफ सोसाइटी टू एक्ट नॉर्मल। जो हाँ, सोसाइटी हम पे जो प्रेशर डालती है कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली नॉर्मल एक्ट करें, उसे कहते हैं द टायरनी ऑफ कस्टम्स, कि हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करें। तो कस्टम्स कौन बनाती है? सोसाइटी। तो जो प्रेशर होता है सोसाइटी का कि हम नॉर्मली एक्ट करें, उसे कहते हैं द टायरनी ऑफ कस्टम्स। आप याद रखना, है ना? शॉ क्रिटिसाइज करते हैं सोशल नॉर्म्स को, ठीक है? जो कि इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं कि लाइक वो कन्फर्म करे, स्टिफलिंग इंडिविजुअलिटी, लाइक अपनी इंडिविजुअलिटी चेंज करे और सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करे। तो शॉ जो कस्टम्स होते थे, ओल्ड कस्टम, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो थोड़ा टायरनी है, वो लाइक जो इंडिविजुअल लोग हैं, उनको एक सेट ऑफ नॉर्म्स के अंदर फोर्स किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज शॉज एटीट्यूड टुवर्ड कैपिटलिज्म इन रिलेटेड टू फ्रीडम? कैपिटलिज्म की तरफ शॉ के क्या व्यूज थे? वो सपोर्ट करते थे? नहीं, ही सीज इट एज अ बैरियर टू रियल फ्रीडम। हाँ, वो जो एब्सोल्यूट फ्रीडम के तरफ एक हिंड्रेंस मानते थे कैपिटलिज्म को, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या करता है? कैपिटलिज्म सिर्फ जो रिच क्लास है, उसको सारी पावर दे देता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा? जो रिच क्लास होंगे, वो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन क्रिएट कर देंगे, और लाइक इन्फ्लेशन हुआ, तो जो वर्किंग क्लास है, उसे बहुत कम पैसों में इन रिच क्लासों के पास काम करना पड़ेगा। तो कभी भी फ्री सोसाइटी नहीं बन सकती, और एब्सोल्युटली फ्रीडम कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है? तो वही शॉ ने कहा, ही आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म क्रिएट इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस लिमिटेड अकॉर्डिंग टू शॉ? तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस लिमिटेड क्यों है शॉ के अकॉर्डिंग? बाय द डिजायर फॉर प्रॉफिट एंड सोशल प्रेशर, बाय गवर्नमेंट सेंसरशिप, बाय लैक ऑफ राइटर्स, बाय लैक ऑफ रीडर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाय द डिजायर फॉर प्रॉफिट एंड सोशल प्रेशर। कि जो ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये वो पब्लिश करते हैं जो उनके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है? वो सच नहीं बताते। तो शॉ कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, ये लिमिटेड क्यों है वर्ल्ड में? लाइक जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो न्यूज़पेपर हुआ या फिर वो टीवी चैनल्स होते हैं, वो सच भी बता सकते हैं, लेकिन वो सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो है ना, प्रॉफिट देखते हैं अपना, कि जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिले, वो ट्रुथ को नहीं दिखाते। इसीलिए, क्योंकि उनके अंदर जो डिजायर फॉर प्रॉफिट होता है, और सोशल, और कभी-कभी सोशल प्रेशर भी होता है कि आप ये नहीं दिखा सकते, आप ये दिखाओ। तो ये जो है ना, ये रिस्ट्रेंट कर रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू शॉ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज शॉ से अबाउट चॉइस? के लिए शॉ क्या कहते हैं, ठीक है? इट इज एन इल्यूजन, इट इज द एसेंस ऑफ फ्रीडम, इट इज फॉर रिच, इट इज अ बर्डन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इज एसेंस ऑफ फ्रीडम। लाइक फ्रीडम का एक कंपोनेंट है चॉइस, कि हम जब जो मीनिंगफुल फ्रीडम होती है, वो यही होती है कि हम एबिलिटी टू चूज, हम हमारे जो अगर हम अकॉर्डिंग टू आवर कंसाइंस, अगर हम कुछ चूज कर पा रहे हैं अमंग वेरियस ऑप्शंस, अगर हम किसी चीज को चूज कर पा रहे हैं, हम हमारे व्यूज दे पा रहे हैं, तो वही फ्रीडम है, मीनिंगफुल फ्रीडम है, अकॉर्डिंग टू शॉ, ठीक है? हाउ डज शॉ कैटेगराइज द रिच मैन? को कैटेगराइज करते हैं शॉ? तो एज अ
ट्रूली फ्री, नहीं एज अ स्लेव टू हिज ओन ग्रीड। ठीक है, तो शॉ कहते हैं कि जो रिच क्लास होती है ना, इवन वो भी एक स्लेव है। वो स्लेव किसका है? वो खुद की जो ग्रीड है, जो उनमें लालच है और ज़्यादा पैसे कमाने की। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो वो ग्रीड क्रिएट कर लेते हैं, तो वह इसके लिए वो भी स्लेव है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन शॉज व्यू? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है अकॉर्डिंग टू शॉ? इट इज अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है। इट इज अ नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज फॉर फ्रीडम, और इट इज आउटडेटेड, या डी इट इज टू स्ट्रिक्टेड। तो इट इज द नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज फॉर फ्रीडम। ठीक है, ये एक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज है अगर फ्रीडम लेना है तो अगर शॉ के जो व्यूज थे, शॉ कहते हैं कि हम थोड़ी सी जो फ्रीडम होती है, हम एब्सोल्यूट फ्रीडम को छोड़ के हम थोड़ी सी फ्रीडम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ताकि हम प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी ला सके सोसाइटी के अंदर। क्योंकि अगर हम एब्सोल्युटली फ्रीडम सबको दे दी, तो सोसाइटी में कैओस हो जाएगा, और क्या होगा, जो डोमिनेंट क्लास है वो जो वीक क्लास से सारी पावर छीन लेगी। इसलिए क्या होता है, हमें सोसाइटी की जरूरत है। तो शॉ यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फ्रीडम के साथ में। हमें थोड़ी सी फ्रीडम देनी पड़ेगी ताकि हम प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी ला सकें। ठीक है ना? तो इसी जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को शॉ ने अपने वर्ड्स में क्या कहा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, जो शॉ की डेफिनेशन है वो मैंने अभी आपको समझी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज शॉ एडवोकेट फॉर टू इंप्रूव द सोसाइटी? तो शॉ के बिलीव्स में सोसाइटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? कंप्लीट एनार्की से, सोशलिज्म एंड कलेक्टिव रिफॉर्म। हाँ, सोशलिज्म से और कलेक्टिव रिफॉर्म से। ठीक है, तो शॉ जो थे वो सोशलिस्ट विचार के आदमी थे। सोशलिस्ट लाइक वो चाहते थे कि जो सोसाइटी में है ना, तो इक्वल इनकम हो जाए, है ना? हम जाके लाइक कुछ रिच क्लास है तो हम उन रिच क्लास के जो पैसे हैं उनको वापस रिसाइकिल कर दें, लाइक पुअर पीपल में भी, तो लाइक इक्वलिटी मेंटेन करें पूरी सोसाइटी में। और सोशलिस्ट का मतलब ये भी होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स या फिर क्रीड, कास्ट, हम इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सब इक्वल है। लाइक एक स्टेट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है वो सब इक्वल है, तो हमने उनको सोशल इक्वलिटी दे दी, और हमें इनकम भी सबकी एक रखनी होगी। तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है वो भी मिल जाएगी। तो यही जो है, ये की है कलेक्टिव लिबर्टी का। ठीक है, इससे क्या मिलेगी? कलेक्टिव लिबर्टी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लिंग्विस्टिक फ्रीडम इन द एसे? लिंग्विस्टिक फ्रीडम क्या होती है? स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, द फ्रीडम टू यूज वर्ड्स ट्रूथफुली। तो लिंग्विस्टिक फ्रीडम क्या होती है शॉ के अकॉर्डिंग? शॉ ये कहते हैं कि भाई हम कोई भी वर्ड्स, हमारे पास जो फ्रीडम है कि हम कोई भी वर्ड्स बोल सकते हैं ट्रूथफुली, तो यही लिंग्विस्टिक फ्रीडम है। और वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर वो यूज़ होती है ताकि डिसीव दूसरों को डिसीव किया जा सके। लेकिन लाइक बहुत सारे पीपल होते हैं जो पावर में होते हैं, वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरों को डिसीव कर सके। वो लिबरेट नहीं करते, वो ट्रुथ नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, डिसीव करने के लिए बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? वो फ्रीडम जिससे हम जो वर्ड्स है ना वो ट्रुथफुली बोल सकें। ठीक है, द फ्रीडम टू यूज वर्ड्स ट्रुथफुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेंट्रल आयरनी ऑफ शॉज आर्गुमेंट? सेंट्रल आयरनी क्या थी शॉ के आर्गुमेंट्स की? ही लव्स रूल्स, ही एडवोकेट फॉर फ्रीडम बाय डिफेंडिंग रिस्ट्रिक्शन। हाँ, तो मतलब तो रिस्ट्रिक्टेड जो फ्रीडम उन्होंने एक फ्रीज दिया था, तो उन्होंने कहा था कि लाइक फुल्ली फ्रीडम तो कैओस ले आएगी। वहीं जो वो चाहते थे कि रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम का वो प्रोपाउंडर थे, लाइक रिस्ट्रिक्टेड कि हम थोड़ी सी फ्रीडम गिव अप करके हम सोसाइटी के अंदर प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी ले आए। तो रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, तो ये तीन चार जो फ्रेजेस है ये आप याद रखना कि एक तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया था, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हमें थोड़ी सी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं जो सेकंड जो लिंग्विस्टिक फ्रीडम दिया था, लिंग्विस्टिक फ्रीडम का मतलब उनका ये था कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ करें उसमें फ्रीडम होनी चाहिए कि हम ट्रूथफुली वर्ड्स का यूज़ करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज शॉ रिसीव द फ्यूचर को कैसे देखते थे? एज अ प्लेस ऑफ टोटल फ्रीडम, एज अ टाइम ऑफ कंटिन्यूड स्ट्रगल, एज इररेलेवेंट, या डी एज अ रिटर्न टू द पास्ट? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज अ टाइम ऑफ कंटिन्यूड स्ट्रगल। तो फ्यूचर को वो ऐसा देखते थे कि लाइक कंटिन्यू स्ट्रगल जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा फ्रीडम के लिए। उन्होंने वार्न किया कि जो ये फ्रीडम होती है ना, ये ऑनगोइंग स्ट्रगल है, नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइक ऐसी नहीं है कि हमने आज वर्क किया और कल को हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल जाएगी। शॉ ये कहते हैं कि फ्यूचर में हमें कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ेगा इस फ्रीडम के लिए। ठीक है, ये ऑनगोइंग स्ट्रगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज शॉ मीन व्हेन ही सेज फ्रीडम इज अ लग्जरी? जब शॉ कहते हैं फ्रीडम इज अ लग्जरी, तो उनका क्या मतलब था? द ओनली द रिच शुड हैव इट, दैट इट कैन ओनली बी परस्यूड आफ्टर बेसिक नीड्स आर मेट। तो हाँ, शॉ का कहना यही मतलब था कि फ्रीडम हम जब प्रैक्टिस कर सकते हैं जब सोसाइटी फ्री हो, वहाँ पे सोशल इक्वलिटी हो, वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, और बेसिक नीड्स हम दे पा रहे हैं, वहाँ पे कोई पुअर ना हो, कोई हंग्री ना हो। अगर वो पुअर और हंग्री रहेगा तो वो खुद की ही बेसिक सर्वाइवल का स्लेव बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टोन ऑफ द एसे? तो इस ऐसे की टोन क्या थी? ए सीरियस एंड एकेडमिक, सटायरिकल एंड पॉलेमिकल। हाँ, तो ये सटायरिकल एंड पॉलेमिकल था। शाह ने यहाँ पे विट का यूज किया, आयरनी, शार्प इंटेलेक्ट का यूज किया ताकि चैलेंज करे ऑडियंस को। तो आप याद रखना, सटायरिकल एंड पॉलेमिकल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डज शॉ मेंशन सोशलिज्म स्पेसिफिकली? सोशलिज्म क्यों मेंशन किया? जैसे कि मैंने बोला, सोशलिज्म एक वे है ताकि हम इंश्योर कर सके इक्वल फ्रीडम फॉर ऑल। सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि इक्वल इनकम प्लस इक्वल सोशल इक्वलिटी, तो ये होता है सोशलिज्म। और सोशलिज्म की वजह से हम इक्वल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सोशलिज्म का मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ए एज एन इकोनॉमिक सॉल्यूशन टू प्रोवाइड फ्रीडम। हाँ, यही होगा। ठीक है, इकोनॉमिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि हम इक्वल इनकम रखें, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द ऐसे से? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या था? ए, डोंट फॉलो लॉज, बी, फ्रीडम इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो फ्रीडम है ना वो कोई एक जना लाइक मेहनत करके अचीव नहीं कर सकता, ये हमें एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके हम इस फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, जो कि उन्होंने फ्रेज दिया रेस्ट्रेंट फ्रीडम। ठीक है, और शॉ एक और चीज़ एम्फोसाइज करते हैं, दैट माई फ्रीडम एंड्स वेयर योर राइट्स
बिगन, ठीक है? तो वो यहाँ कहने के मतलब उनका ये है कि लाइक अगर कोई इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम दी जाती है, तो वो तो अपनी चलाएगा। वहीं जो शॉ का मतलब था कि सबके राइट्स इक्वली हो, तो सबके राइट्स इक्वली होंगे, तो जो फुल्ली फ्रीडम जो प्रैक्टिस कर रहा है, एब्सोल्यूट फ्रीडम तो उसका तो एंड हो जाएगा ना, समझ रहे हो आप? मतलब हम सबके अगर इक्वल राइट्स है, तो सबकी थोड़ी-थोड़ी फ्रीडम कम होगी, लाइक हमें अब अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलना होगा। इसलिए यहाँ शॉ का मतलब है दैट माय फ्रीडम्स एंड्स व्हेन योर राइट्स बिगिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तो लाइक तभी उन्होंने जो फ्रेज़ जो यूज़ किया था, ठीक है? वो किया था रिस्ट्रेंट फ्रीडम, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम के प्रोपाउंडर नहीं थे, वो थे रिस्ट्रेंट फ्रीडम कि हमें थोड़ी-सी फ्रीडम को गिव अप कर देना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी होगा उसमें chaos नहीं होगा, सोसाइटी एक हार्मनी में बनी रहेगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लास के जो क्वेश्चन्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में आ जाए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ या आपका कोई टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही ताकि मैं बना दूँ उस पे और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे। और आज हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है और ये एनसीईआरटी में भी है। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रीजन ऑफ फ्रांस डिड द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अप्लाई। तो जो नया ऑर्डर था बर्लिन से जो आया था वो कौन से रीजन के पर अप्लाई हुआ था? अल्सासे एंड लॉरेन। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है। तो ये ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा था? क्योंकि जो फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रही थी 1870 और 71 में, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशिया है, जो आज का जर्मनी है, वो हरा देता है। किसको हरा देता है? फ्रांस को हरा देता है। और अब से जो अल्सासी और लॉरेन, जो फ्रांस का जो अपर पार्ट था, जो दो ये प्रेशिया कंट्रोल करेगा और यहाँ पे अब फ्रांस का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ जर्मनी एज अ लैंग्वेज का यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीचर इन द लास्ट लेसन, ठीक है। तो टीचर का क्या नाम था? एम हैमल था। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हैमल सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स, 40 ईयर के लिए उन्होंने सर्व किया था, ठीक है। और फेथफुल सर्विस थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रांस सी ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज ही पास द टाउन हॉल। तो फ्रांस जो एक स्टूडेंट है वो ये देखता है टाउन हॉल पर कि जो बुलेटिन बोर्ड से जो एक लाइक जो बुलेटिन बोर्ड है वो सोर्स ऑफ मतलब वहाँ बहुत फ्रांस के लिए बहुत बुरी खबरें वहाँ पे लिखी हुई है और बहुत सारा क्राउड है जो कि वो रीड कर रहा है। और वहाँ पे वो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि फ्रांस हार चुका है और आज से अल्सासे लॉरेन प्रेशिया के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो रिसेंट लॉस ऑफ बैटल्स को डिपिक्ट करा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वो वॉज अ ब्लैक स्मिथ इन द स्टोरी। तो ब्लैक स्मिथ जो था वो था वॉचर, ऑप्शन नंबर बी। और वो ये कहता है फ्रांस को, ब्लैक स्मिथ के मतलब फ्रांस लेट हो जाता है स्कूल के लिए, तो वो तेज भागता भागता आता रहता है स्कूल में और उसे ये डर भी रहता है कि जो मिस्टर हैमल है वो आज पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वॉचर उसे कहता है कि लाइक कि जल्दी में मत जाओ, अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। तो वॉचर कौन था? वॉचर था ब्लैक स्मिथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज एम हैमल वियरिंग ऑन हिज लास्ट डे। तो एम हैमल वियर कर रहे थे उस दिन लाइक स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे, फॉर्मल क्लोथ्स पहन रखे थे। सो इसमें हिज एवरीडे वर्किंग कोट तो नहीं पहन रखा था, मिलिट्री यूनिफॉर्म तो नहीं पहन रखा था, सिंपल एप्रॉन नहीं पहना था। तो इसमें जो प्रूडेंट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। तो एम हैमल ने क्या पहन रखा था? फॉर्मल ग्रीन कोट पहन रखा था। आप याद रखना, ग्रीन कोट था। क्या था? फॉर्मल ग्रीन कोट था और सिल्क की कैप थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, कसीदा हो रखा था। तो क्या था? ग्रीन तो कोट था, ऊपर कैप थी, ठीक है। और ब्लैक सिल्क कैप भी थी, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी सिल्क कैप एंड ब्लैक सिल्क कैप, तो ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी करी हुई सिल्क कैप थी। और ये जो ड्रेस थी वो जो एम एम एल थे वो सिर्फ इंस्पेक्शन और या प्राइज सेरेमनीज पे पहनते थे। किस पे पहनते थे? इंस्पेक्शन और प्राइज सेरेमनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे स्पेशल ओकेशन क्लोथ्स होगा, ना कि हिज संडे क्लोथ्स, बट ठीक है। इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे वो पहनते थे। तो ग्रीन तो कोट था, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी सिल्क कैप थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वो वॉज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो बैक बेंचेस पे जो बूढ़े लोग थे, विलेज एल्डर्स थे, ठीक है ना, वो पहन रखे थे और वो बैठे हुए थे। और वो क्यों बैठे थे? ताकि वो शो रेस्पेक्ट कर सके। किसको रेस्पेक्ट कर सके? एम हैमल को, जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया है 40 ईयर्स तक और फेथफुल ड्यूटीज़ दिए स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज एम हैमल टीचिंग व्हेन फ्रेंच अराइव्ड लेट। तो जब फ्रेंच स्कूल में आता है तो एम हैमल ऑलरेडी लेक्चर बिगन कर चुके होते हैं। वो क्या पढ़ा रहे होते हैं? वो पढ़ा रहे होते हैं पार्टिसिपल्स। और एम हैमल ने बोला भी था कि एक दिन पहले कि मैं पार्टिसिपल्स पे क्विज लूंगा, टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स को डर लगता है कि एम एम एल उन्हें उसे बहुत डांटेंगे और उस जो पार्टिसिपल्स पे जो लेसन था वो भी प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन एम एम एल उन्हें उसे कुछ नहीं कहते और उसे बैठने के लिए कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल कहते हैं कि ये बहुत सबसे ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। क्या कहते हैं? सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है, क्लियर है और लॉजिकल है। तो आंसर नंबर बी, ठीक है। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड फ्रेंड्स फाइंड द लास्ट लेसन ईजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्योंकि एक तो फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि मतलब आज ये लास्ट लेसन है, उसे गिल्ट होता रहता है कि आज ये लास्ट दिन है जहाँ पे वो फ्रेंच एज अ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि काश वो पहले क्लास में फोकस करता, जो कि उसने नहीं किया और चाइल्डिश और स्टूपिड स्टफ्स में वो बिजी रहा, ठीक है।
वहीं एमएमएल को भी ये गिल्ट होता रहता है कि वो जो बच्चे थे, बच्चों को वो कभी मतलब अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, और कभी-कभी तो वो छुट्टी कर देते थे जब भी उन्हें फिशिंग जाना होता था, ठीक है? और एमएमएल ये भी कह रहे थे कि जो पेरेंट्स थे उनको भी गिल्टी फ़ील क करना चाहिए, क्योंकि वो जो ये इन बच्चों को है ना मिल्स में काम करवाते हैं, इंडस्ट्री में काम करवाते हैं, फार्म्स में काम करवाते हैं, और उन्हें ज़्यादा एजुकेशन की तरफ और इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने पर फ़ोकस करना चाहिए था। तो उस दिन जो फ्रेंच था वो ज़्यादा फ़ोकस उसे समझ में क्यों आ रहा था, जो फ्रेंच का लेक्चर जो उसे बहुत बोरिंग लगता था पहले, बिकॉज़ एक तो गिल्ट हो रहा था, तो इसलिए वो लिसन अटेंटिवली, वो बिल्कुल अटेंटिव था और वो लिसन कर रहा था। और जो एमएमएल थे वो भी आज बिल्कुल शांति से पेशेंटली इस फ्रेंच लैंग्वेज का जो पार्टिसिपल का जो चैप्टर है उसे डिलीवर कर रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर द स्टूडेंट ऑन हिज लास्ट डे पे एमएमएल ब्रिंग करते हैं न्यू नोटबुक्स उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं, ठीक है? और नोटबुक्स में ब्यूटीफुली रिटन होता है, मतलब एमएमएल जो होते हैं वो न्यू नोटबुक प्रिपेयर करते हैं, जिनको ब्यूटीफुली राउंड हेड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स एमएमएल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड? तो लास्ट वर्ड जो एमएमएल लिखते हैं वो लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट साउंडेड फ्रेंच हर्ड फ्रॉम द रूफ? रूफ पे फ्रेंच एक साउंड सुनता है पिजन की क्वीन का, ठीक है? पिजन की क्वीन का, और वो ये वंडर करता है कि क्या ये जो प्रशिया के जो सोल्जर्स है, क्या ये इन पिजन से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, लाइक क्या कल से ये पिजन भी जर्मन भाषा में कू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रशियन स्कूल मास्टर्स ऑर्डर? तो जो मतलब जो बर्लिन से जो ऑर्डर आता है उसका क्या नाम था? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल दैट मॉर्निंग? तो उस दिन जो एटमॉस्फेयर था स्कूल का वो बहुत ज़्यादा सोलेम और क्वाइट था, बहुत शांति थी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स? पेरेंट्स को वो इसलिए ब्लेम करते हैं, एज आई टोल्ड, कि जो पेरेंट्स थे दे प्रिफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म्स एंड मिल्स, लाइक वो प्रिफर्ड करते थे कि बच्चे इंडस्ट्री में, फार्म्स में और मिल्स में काम करें, और वो मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज एम हैमल्स मूड ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? तो मतलब जो मूड था एम हैमल का वो इमोशनल था, वो पेशेंटली अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो इमोशनल भी थे, पेशेंट भी थे, ठीक है? तो सी वुड बी द करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड फ्रेंच रिग्रेट? फ्रेंच को यही रिग्रेट होता है कि वो जब टाइम था तब उसने फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पे फोकस नहीं किया, तो नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द विलेज एल्डर्स ब्रिंग टू द स्कूल? तो जो विलेज एल्डर्स होते हैं वो स्कूल में क्या लाते हैं? तो दे आर प्राइमर्स, वो गिफ्ट नहीं लाते, दे आर प्राइमर्स लाते हैं, ठीक है? वो ओल्ड प्राइमर्स लाते हैं विच वर थम्प्ड एट द एजेस, ठीक है? तो जो फ्रेंड्स होता है वो एमएमएल के डिपार्चर पे कैसा फील करता है, हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट एमएमएल डिपार्चर? तो वो है ना, मतलब फ्रेंड्स फर्स्ट बार उसे एमएमएल से डर नहीं लगता, वो इमोशनल होता है, वो एज अ एम्पैथी एमएमएल को देखता है, और वो जो भी एमएमएल की हार्शनेस थी उसे वो पीछे छोड़ देता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हैप्पी हैप्पी तो नहीं था, इनडिफरेंट, और सी फॉरगॉट हिज रूलर एंड क्रैंकीनेस, तो इसमें इनडिफरेंट हो सकता है, ये थोड़ी अवॉइड करना। इनडिफरेंट कैन बी आंसर, कि आज जो फ्रेंड्स का जो मतलब रवैया था एमएमएल के प्रति वो डिफरेंट हो चुका था, ही इज़ चेंज्ड। आज उसे एमएमएल से डर नहीं लग रहा था, एज अ रेस्पेक्ट उसकी आंखों में एमएमएल के लिए रेस्पेक्ट थी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आयरन रूलर इन द स्टोरी? तो आयरन रूलर जो एमएमएल यूज़ करते थे, तो वो ए यूज टू हिट स्टूडेंट, हाँ इसलिए यूज़ करते थे। एमएमएल टूल ऑफ डिसिप्लिन, हाँ वो डिसिप्लिन करते थे। सी अ सिंबल ऑफ टीचर्स स्टर्ननेस, हाँ ये भी था। तो डी ऑल ऑफ द अबाव, तो ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 20 वापस देख लेते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट एमएमएल्स डिपार्चर? लाइक यहाँ पे शायद ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि फॉरगॉट हिज रूरल एंड कैंकिनेस, हाँ ये भी सही है, लाइक वो इनडिफरेंट भी था, लेकिन जो लास्ट में जो फ्रेंच था वो जो भी हार्शनेस थी एमएमएल की, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच से रिप्रेजेंट किया है कि मतलब वो जो भी हार्शनेस थी एमएमएल की, वो जितना मारते थे स्टूडेंट्स को रूलर से, तो वो सब वो भूल गया था, आज वो रेस्पेक्ट की तरफ होता है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट लैंग्वेज वाज टू बी टॉट हैंस फोर्थ? तो आज के बाद कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? जर्मन यूज होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? सेंट्रल थीम क्या थी? सेंट्रल थीम ये थी कि लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अब शॉविनिज्म क्या होता है? जब भी हमारी जो नेशनलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाती है, तो उसे शॉविनिज्म कहते हैं। लाइक हम जब जैसे जो प्रेशियन जो सोल्जर्स थे वो अपने कल्चर को दूसरों के ऊपर थोप रहे थे, ठीक है? वो असिमिलेशन नहीं कर रहे थे, वो एसोसिएशन कर रहे थे, वो अपने नेशनलिटी को अल्सासे और लॉरेन के नेटिव पीपल पे थोप रहे थे, ठीक है? वो वहाँ पे असिमिलेट भी कर सकते थे उन लोगों को, वो वहाँ पे फ्रेंच को कंटिन्यू भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी को उनके ऊपर थोपा था, ठीक है? तो ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 24, वो वाज हाउजर इन द स्टोरी? हाउजर कौन था? स्टूडेंट था, एन ओल्ड विलेजर था, या द मेयर था, या अ सोल्जर था?
ठीक है। तो ये स्टूडेंट तो नहीं थे, ये ओल्ड विलेजर थे, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विलेजर थे हाउस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड एम हैमल सिंबलाइज इन द स्टोरी? एम हैमल किसे सिंबलाइज करते हैं? ठीक है, एम हैमल सिंबलाइज करते हैं पेट्रियोटिक स्पिरिट को। ठीक है, एम हैमल एंड तक अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो प्रिजर्व कर सके। वो ये सबको कहते हैं कि आप लोग इस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, और जब तक फ्रेंच एम हैमल लड़ सकते हैं वो हार नहीं मानी, और वाइवा लीव फ्रांस लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, और डीप पेट्रियोटिज्म भी था एम के अंदर, और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक कौन सा लूँ या किस पे बनाऊँ। सो ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम्स में अच्छा करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। सो जो ये स्टोरी है द एनिमी, ये एनसीईआरटी में भी है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में भी दी गई है। सो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी काम में आ जाए और जो सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है उसे भी हेल्प करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द स्टोरी द एनिमी टेक प्लेस? तो ये जो स्टोरी है द एनिमी, ये कहाँ पे प्लेस हुई थी? तो ये टोक्यो, कोस्टल टाउन इन जापान, सी पर्ल हार्बर, डी अमेरिका। तो ये कोस्टल टाउन ऑफ जापान के अंदर ये हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये कोस्ट ऑफ जापान पे हुई थी, नियर डॉक्टर सदाओ का जो घर था ना, वहां पे। ठीक है, इनका जो घर था वो नियर द बीच ही था। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज द डॉक्टर सदाओ होकी? तो ये डॉक्टर सदाओ कौन थे? अ जापानीज सोल्जर, अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। हाँ, बी ऑप्शन, अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, और जो ये सदाओ थे ये बहुत स्किल्ड थे, और इनकी जो स्टडी हुई है, इन्होंने जो अपने डॉक्टरेट की थी वो कहाँ से की थी? वो अमेरिका से की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड सदाओ मीट हिज वाइफ हैना? तो हैना से कहाँ मिले थे डॉक्टर सदाओ, जो कि उनकी वाइफ बनी फ्यूचर में, लाइक जो कि वाइफ है उनकी। सो वो मिली थी इन अ जापानीज मेडिकल स्कूल इन अ रेस्ट्रो इन अमेरिका। हाँ, इन अ रेस्ट्रो इन अमेरिका, तो वो अमेरिका में मिली थी। ठीक है, जब डॉक्टर सदाओ वहाँ पे जो डॉक्टर बनने की जो स्टडीज कर रहे थे वहीं वो मिली थी। और टू बी प्रिसाइज, जो हैना मिली थी वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? प्रोफेसर हार्ले के हाउस में मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सदाओस फादर वैल्यू मोस्ट फॉर हिज सन? तो सदाओ की जो फादर थे वो अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? वेल्थ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक प्रिसीजन। हाँ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक प्रिसीजन चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, जो उनके फादर है वो कंसिडर करते थे कि एजुकेशन ही एक चीफ बात है जो कि फ्यूचर में काम आएगा, और जो कि फ्यूचर बनाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सदाओ फाइंड द व्हाइट मैन? अब वो जो व्हाइट मैन था, ठीक है, वो उसको सदाओ ने कहाँ फाइंड किया? ही वॉज कॉट स्टीलिंग? नहीं, ही वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर वुंडेड। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ये व्हाइट मैन है ना, ये एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर होता है, जो कि बहता बहता जो डॉक्टर सदाओ का घर होता है उसके पास में जो शोर होता है वहां पे आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। ठीक है, लाइक अमेरिकन सोल्जर ही होता है जिसे प्रिजन ऑफ वॉर बना दिया जाता है। ये वॉस्ड अप और बैडली इंजर्ड होता है, और सदाओ के हाउस के पास में बीच पर पड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रिजनर्स आइडेंटिटी? प्रिजनर की आइडेंटिटी क्या थी? अ जर्मन स्पाई एंड अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर। तो पीओडब्ल्यू, प्रिजन ऑफ वॉर था ये। ठीक है, और इसका जो नाम था ये टॉम था, और वो अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज सदाओ हेजिटेंट टू सेव द प्रिजनर? डॉक्टर सदाओ इतना हेजिटेंट क्यों फील कर रहे थे प्रिजनर को बचाने के वक्त? ए, बिकॉज ही वाज एनिमी सोल्जर। हाँ, क्योंकि वो एनिमी सोल्जर थे, और ये एक ट्रीजन कहलाता, और ये सेडिशियस एक्टिविटी कहलाती अगर किसी और को पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाओ एक एनिमी कंट्री के सोल्जर को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो भी डॉक्टर सदाओ उसको ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फील करते हैं कि एज अ डॉक्टर और एज फॉर ह्यूमैनिटी उन्हें जो ये सोल्जर है, व्हाइट सोल्जर, एनिमी सोल्जर, इसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन हैना एंड सदाओ डिसाइडेड टू हेल्प द मैन? तो कौन सा वो मेन रीजन था जिसकी वजह से हैना और सदाओ ने इस व्हाइट मैन को हेल्प करने की सोची? दे वर रिवॉर्डेड, बी ह्यूमन कंपैशन एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, सी दे वर फोर्स्ड, डी दे वांटेड इंफॉर्मेशन। तो कंपैशन और प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत उन्होंने हेल्प करने की सोची। डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी, जो डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना ने ये सोचा कि द बेसिक ह्यूमन इंपल्स टू सेव अ लाइफ प्रिवेल्ड, के किसी की जान बचाना सबसे ऊपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट टू द व्हाइट मैन? सर्वेंट ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर सदाव एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट कर रहे हैं? दे वर हेल्पफुल, बी दे वर इनडिफरेंट, सी दे वर हॉरिफाइड एंड लेफ्ट द हाउस। तो सी होगा, उन्होंने लीव ले ली घर से, और वो शॉक्ड भी थे और हॉरिफाइड भी थे। ठीक है, जैसे जो सर्वेंट्स थे, एक का नाम था यूमी, और जो कि बहुत टेरिफाइड थी, एंड लास्ट में उसने रिजाइन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड यूमी द मेड रिफ्यूज टू वॉश द व्हाइट मैन?
जो यूमी थी, जो सर्वेंट थी, उसने मना कर दिया था कि वो वॉश नहीं करेगी उस व्हाइट मैन को, ठीक है? क्यों? शी वाज़ बिज़ी, शी फेल्ट ही वाज़ नॉट वर्दी, या फिर शी वुडन्ट वॉश अ व्हाइट एनिमी। तो सी वुड बी द करेक्ट, कि जो कल्चरल एंड नेशनलिस्टिक प्रेजुडिस थे, वो उसे रोक रहे थे कि वो किसी एनिमी सोल्जर की हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 11, हू फाइनली वॉश्ड द प्रिजनर? फिर किसने उस प्रिजनर को वॉश किया था? सदाओ, हैना, द कुक या द गार्डनर? तो उसको लास्ट में हैना ने, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है? हैना भी हेजिटेंट फील कर रही थी, बट फिर उसने ये सोचा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ह्यूमैनिटी की वजह से उसने उस व्हाइट पर्सन को साफ किया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द जनरल प्लान टू डू अबाउट द प्रिजनर? तो प्रिजनर के लिए कौन सा जनरल प्लान था? सेव हिम, सेंड हिम टू अ कैंप, सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट टू किल हिम? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ये चीज़ डॉक्टर सदाव जनरल को बताते हैं, तो जनरल उन्हें ये कहते हैं कि वो एक प्राइवेट असैसिन्स भेज देंगे, ताकि वो इस व्हाइट पर्सन को मार देंगे, ठीक है? तो यही प्लान हुआ था, जनरल प्लान यही हुआ था, और उसकी बॉडी भी रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द असैसिन्स नेवर अराइव? तो लाइक प्लान तो किया था, लेकिन कभी वो असैसिन्स आए नहीं उस व्हाइट मैन को मारने। क्यों? दे गॉट लॉस्ट, द जनरल वाज़ सिक एंड फॉरगॉट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जनरल इतने ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी और प्री ऑक्यूपाइड थे पहले ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचने में, तो वो भूल गए कि डॉक्टर सदाव को उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था कि वो कुछ असिस्टेंट्स भेजेंगे और उस व्हाइट मैन को मारेंगे। हाउ डिड सदाव इवेंचुअली हेल्प द प्रिजनर एस्केप? लास्ट में डॉक्टर सदाव ने उस प्रिजनर को हील किया और फिर उसे हेल्प भी की प्रिजनर को एस्केप करने में। तो ये क्या दिखाता है भाई, और कैसे की? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाय गिविंग हिम मनी, बाय हाइडिंग हिम इन द वुड्स, सी बाय प्रोवाइडिंग हिम अ बोट एंड सप्लाइज टू रीच एन आइलैंड। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्होंने एक बोट दी और कहा कि उस आइलैंड पर वो चले जाए, और एक कोई बड़ी सी कोरियन शिप आएगी जिस दिन, तो उस कोरियन शिप में बैठ के वो अपने वापस अमेरिका चली जाए, ठीक है? तो उनका नाम, जो व्हाइट प्रिजनर था उसका नाम टॉम था। तो बोट दे दी, राशंस दे दिया, ठीक है? और इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उस आइलैंड में छुपा रहे जब तक कोरियन शिप नहीं आए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड सदाव गिव द प्रिजनर फॉर? इमरजेंसी के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या दिया था उसे? तो इमरजेंसी के लिए फ्लैशलाइट दी थी, और कहा था कि वो उस फ्लैशलाइट से एक सिग्नल दे, अगर उसका खाना खत्म हो जाए तो वो एक सिग्नल दे उस फ्लैशलाइट को जला के, तो डॉक्टर सदाव उसे खाना दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज सदाव्स फादर व्यू ऑफ अमेरिकन? के बारे में डॉक्टर सदाव के जो फादर थे उनका क्या व्यू ऑफ पॉइंट था? तो ही एडमायर्ड देम, वो उनसे प्यार करते थे? नहीं। ही हेटेड देम, नफरत करते थे? नहीं। ही फियर्ड देम, वो डरते थे? नहीं। ही रेस्पेक्टेड देयर क्लीनलीनेस एंड साइंस बट वाज नेशनलिस्टिक। डॉक्टर सदाव के फादर थे तो बड़े नेशनलिस्ट, लेकिन वो रेस्पेक्ट करते थे कि जो अमेरिकन है वो बहुत साफ सुथरे रहते हैं और उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वाज सदाव नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स? तो डॉक्टर सदाव ट्रूप्स के साथ में अब्रॉड क्यों नहीं भेजे गए? वो यहाँ पे जापान में ही क्यों थे? क्योंकि ही वाज़ टू ओल्ड? नहीं, द जनरल नीडेड हिम फॉर हिज ओन मेडिकल केयर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जनरल थे, वो उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपना ख्याल रखवाने के लिए डॉक्टर सदाव को वहीं रख लिया था। और क्योंकि सदाव की जो सर्जिकल स्किल्स थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनकी जो स्किल्स थी, वो जो जनरल थे, जनरल को बचाने के लिए डॉक्टर सदाव की ज़रूरत थी। तो ये दिखाता है कि जो जनरल थे, वो उनके ऊपर जो उनके खुद के सेल्फिशनेस जो थी, या फिर वो प्रीऑक्यूपाइड थे अपनी हेल्थ को, वो नेशन के बारे में बाद में सोच रहे थे और खुद के बारे में पहले सोच रहे थे। तो ये एक आयरनी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द व्हाइट मैन रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? व्हाइट मैन रिप्रेजेंट क्या करते हैं इस स्टोरी में, जिसका नाम टॉम होता है? तो ए, द अल्टीमेट एनिमी? नहीं। अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी? तो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे वो सदाव को ये एक चैलेंज देते हैं, या फिर एक दुविधा में रखते हैं कि वो नेशनलिज्म को चुने, या फिर उनके जो मेडिकल एथिक्स है उनको चुने। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर द बुलेट वुंड्स इन द प्रिजनर्स बॉडी? तो जो वुंड्स थे बुलेट के, वो कहाँ पे थे? है ना? नियर द हार्ट? नहीं। इन द लेग? नहीं। इन द बैक? नहीं। नियर द किडनी? हाँ, किडनी के पास में थे, ठीक है? लेकिन डॉक्टर सदाव ने वो निकाल दिया था और उसे कंप्लीटली हील कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइलैंड इन द स्टोरी? तो आइलैंड का सिग्निफिकेंस क्या था? ए, इट वाज सदाव सीक्रेट लैब? नहीं। इट वाज अ सेफ प्लेस फॉर द प्रिजनर सर्वाइवल? हाँ, तो ये एक सेफ प्लेस थी, ताकि जो प्रिजनर है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है? और एक न्यूट्रल स्पेस थी, जहाँ पे प्रिजनर वेट कर सके और रेस्क्यू हो सके। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट फीलिंग्स डज सदाव हैव व्हेन ही रियलाइजेस दैट द असैसिन्स आर नॉट कमिंग? तो कैसी फीलिंग डॉक्टर सदाव ने फील की जब उसे पता चला कि असैसिन्स तो आ ही नहीं रहे? तो एज अ रिलीफ मिला, ठीक है? एज अ सेंस ऑफ रिलीफ फील किया कि टॉम जो व्हाइट मैन था, वो मारा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज सदाव थिंक अबाउट एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी?
सो डॉक्टर सदाव स्टोरी के एंड में क्या सोच रहे थे, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, अमेरिकन प्रिजनर के बारे में सोच रहे थे, नॉट पार्टी अमेरिकन प्रिजनर के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। ऑप्शन सी, ऑल द वाइट पीपल ही न्यू। हाँ, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑल द वाइट पीपल ही न्यू। वो एक काइंड ऑफ एक थॉट में फंस चुके थे। वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि वो इतने सारे वाइट मैन से एनकाउंटर हुए, और वो ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या है कि उन्होंने उस वाइट मैन टॉम को मारा नहीं, और वो वंडर फील कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द एनिमी। अंडरलाइंग मैसेज क्या था स्टोरी द एनिमी में? पैट्रियटिज्म इज अबव ऑल नहीं, ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर। तो ऑप्शन बी सही रहेगा कि जो हमारी जो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी है वो सबसे ऊपर आती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज सदाव ट्रीट द प्रिजनर थ्रू आउट द रिकवरी। सदाव ने जो प्रिजनर था उसे कैसा ट्रीट किया पूरी रिकवरी के दौरान? क्रूअली नहीं, विद प्रोफेशनल केयर। हाँ, प्रोफेशनल केयर, एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया और उसके सर्वाइवल पे फोकस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई इज द स्टोरी टाइटल्ड द एनिमी। जो स्टोरी है उसका जो टाइटल्ड है वो द एनिमी क्यों है? बिकॉज ऑफ द वॉर नहीं, टू हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिटी एंड ह्यूमैनिटी। हाँ, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, और ये डिपिक्ट करता है कि ट्रू एनिमी है कौन, आउटसाइडर है या फिर हमारे मन के अंदर जो प्रीजुडिस रहते हैं, है ना, और स्टीरियोटाइप रहते हैं, या फिर शॉविनिज्म होता है, ये है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी, और इस क्लास से आपके एग्जाम्स में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।